जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है सागर समृद्धि। दोस्तों सागर समृद्धि को हाल ही में भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको? सागर समृद्धि को। और सागर समृद्धि है क्या? तो याद रखिएगा, ये ऑनलाइन निकर्षण ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली है। हमारे देश में हर साल निकर्षण या ड्रेजिंग की क्रियाएं की जाती हैं और इस पर निगरानी रखने के लिए, ऑनलाइन निगरानी रखने की एक प्रणाली के तौर पर, एक सिस्टम के तौर पर सागर समृद्धि को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका एक और उद्देश्य है कि भारत सरकार ने 2 साल पहले एक पहल शुरू की थी जिसे वेस्ट टू वेल्थ पहल कहा गया था। इस पहल को तीव्रता प्रदान करना भी कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। अगर हम यहां बात करें वेस्ट टू वेल्थ पहल का, तो याद रखिएगा वेस्ट टू वेल्थ पहल जो है, ये पहल भारत सरकार ने मार्च 2021 में प्रारंभ की थी और इसका उद्देश्य था जो अपशिष्ट होता है या जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट से या तो ऊर्जा बनाई जानी चाहिए या इसका पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। तो वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए या इसका इस्तेमाल ऊर्जा बनाने में करने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? वेस्ट टू वेल्थ पहल के तौर पर। ठीक है, तो इस पहल को तीव्रता प्रदान करने के लिए ही निकर्षण ड्रेजिंग की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के तौर पर सागर समृद्धि को हाल ही में भारत के पत्तन, पोत परिवहन, जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझ लेंगे निकर्षण या ड्रेजिंग क्या होता है। तो दोस्तों इसका संबंध भारत के जो नदी मार्ग है, झीलें हैं, नहरें, उनसे संबंध है। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा भारत में कई झीलें हैं प्लस नदी मार्ग भी हैं, भारत में कई जलमार्ग हैं, कई नहरें हैं, सागर तट का इलाका है। तो ये जो पूरा जोन है ना, इस पर हर साल बहुत ज्यादा मात्रा में गाद का जमाव हो जाता है, गाद या मलबे का जमाव हो जाता है। अब ये गाद या मलबे के जमाव से क्या होता है, जब इन क्षेत्रों से नाव या जहाजों का आवागमन होता है तो उसमें, उसके आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके कारण वो ठीक से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि गमन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जरूरत होती है कि हर साल इस मलबे की क्या की जाए, सफाई की जाए। तो इस व्यवस्था को हम ड्रेजिंग या निकर्षण के नाम से जानते हैं और इसके ऑनलाइन निगरानी के लिए ही सागर समृद्धि को कहीं ना कहीं चालू किया गया है कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। क्लियर? अब ये सफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन क्षेत्रों से जो जहाजों का या नाव का आवागमन होता है वो बेहतर तरीके से निर्बाध गति से हो सके, और निर्बाध गति से करेंगे कब? जब ये गहरे होंगे। अगर ये चीज गहरे होंगे, इनकी सफाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं निर्बाध गति से जहाज और नाव आ जा सकते हैं। नहीं जाएंगे तो भारत का जो आयात निर्यात होता है वो प्रभावित होगा, जल परिवहन प्रभावित होगा और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि जल परिवहन अर्थव्यवस्था के लिए एक इंपॉर्टेंट साधन के तौर पर देखा जाता है। क्लियर? तो इसलिए हर साल ये सफाई का काम किया जाता है। क्लियर? और अगर हम ड्रेजिंग की बात करें दोस्तों, तो भारत में हर साल लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास ड्रेजिंग का काम किया जाता है और इसमें हर साल भारत में लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होता है। तो एक बहुत बड़ी लागत के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में ड्रेजिंग का काम होता है, ताकि जो नहरें हैं, जो जलमार्ग, उनका गहरीकरण हो सके और वहां से जहाजों का आवागमन बेहतर हो सके, आयात निर्यात बेहतर हो सके, ताकि अर्थव्यवस्था को उससे सबलता मिले। क्लियर? तो ड्रेजिंग का काम बहुत जरूरी होता है। समझ गए होंगे ड्रेजिंग क्या होता है। एग्जाम्स में अगर आप जाएंगे पीएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में 3 अंक का जो छोटा सा प्रश्न होता है उसमें आपको ड्रेजिंग शब्द दे देगा, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। क्लियर? और सागर समृद्धि का कनेक्शन अगर पूछेगा तो पूछ ले किससे संबंधित है, तो ड्रेजिंग निगरानी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं सागर समृद्धि की, तो याद रखिएगा कि इसे भारत के जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे तैयार करने में इस जल मार्ग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा है। तकनीकी शाखा कौन सी है? बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र। क्या? ये जो सागर समृद्धि का विकास किसने किया है? याद रखिएगा कि जलमार्ग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा जो है, जिसका नाम है बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र, इसने इस सागर समृद्धि को विकसित किया है। और ये क्या करने वाला है, ये जो प्रणाली है, ये पुराने ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम जो है उसको सुधारेगा। इसमें कमियां थी, इसको सुधारेगा और बेहतर तरीके से ड्रेजिंग की निगरानी करने का काम करेगा।
क्लियर। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये 2023 में मद्रास आईआईटी के द्वारा तैयार किया गया था। 77 करोड़ की लागत के साथ इसको तैयार किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रणाली है जो कि पुराने ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम को सुधार करेगी और इसका बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है ड्रेजिंग के सिस्टम में, जिससे कहीं ना कहीं जो मानव त्रुटि होती है, इसमें मानव त्रुटि जो होगी उसमें कमी आएगी और मानव त्रुटि में कमी आएगी तो काम बहुत अच्छे से होगा, योजना को बेहतर तरीके से, काम को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। प्रॉपर टाइम पे अगर अच्छे से ड्रेजिंग का काम किया जाएगा तो जो स्थानीय पर्यावरण है उसको स्थिरता प्रदान की जा सकती है, आसपास का जो एनवायरमेंटल सिस्टम उसको बेहतर किया जा सकता है। दूसरी बात है, मैंने बताया कि 1000 करोड़ के आसपास सालाना इस पे खर्च किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो 1000 करोड़ के आसपास सालाना जब इस पे खर्च किया जाता है तो अगर बेहतर निगरानी सिस्टम होगा तो ये खर्च में भी कमी आएगी, समय में भी बचत होगी। तो इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेजिंग। साथ ही साथ गहरे बंदरगाह के विकास में भी ड्रेजिंग की जो प्रणाली है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए। तो इन सभी कारणों से अगर देखें तो ये सागर समृद्धि योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी? सागर समृद्धि की, ड्रेजिंग की, वेस्ट टू वेल्थ पहल की। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, प्रधानमंत्री ने प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है और ये अपने प्रकार का देश का पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन है। अब इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में किया है। अब ये कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? तो याद रखेंगे ये प्रगति मैदान में है। प्रगति मैदान कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका प्रारंभ किया है और जब इसका उद्घाटन करने के लिए गए मोदी जी तो उन्होंने यहाँ पर अपना स्पीच दिया। उस स्पीच में कई सारे मुद्दों को प्रकाश डाला मोदी जी ने, कई सारी चीजों की तरफ ध्यान लेकर आए और इसके महत्व को कहीं ना कहीं उन्होंने बताया गया कि जो प्रशिक्षण सम्मेलन है ये जन भागीदारी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, स्वच्छ भारत मिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ उन्होंने अमृत सरोवर के महत्व पर भी बल दिया। मोदी जी ने यहाँ पर आई गॉट कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर प्रकाश डाला। आई गॉट कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है ये सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो अवसर प्रदान करता है प्रशिक्षण के सरकारी कर्मचारियों को। तो इस माध्यम से मोदी जी ने इन सभी चीजों पर बातें की है और एग्जाम की दृष्टि से ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन हाईलाइट हो गया है, अमृत सरोवर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट दिखता है और आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या, इसको भी जानने की जरूरत है। बहरहाल अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीधे एक ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? प्रगति मैदान में। किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी ने किया। ये व्यवस्था क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेकिन चूंकि इतनी सारी चीजों पर प्रकाश डाला है तो हम उन सब चीजों को भी पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सभी के सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो अमृत सरोवर वाली व्यवस्था है, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिस हिसाब से हम आगे देख रहे हैं जल के संरक्षण के लिए भारत सरकार की जो विभिन्न पहलें हो रही हैं उनके अंतर्गत अमृत सरोवर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्षमता निर्माण आयोग का। ये जो प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया है ना प्रगति मैदान में, ये प्रशिक्षण सम्मेलन का मेजबानी करने वाला जो है वो क्षमता निर्माण आयोग है। पूरे इस व्यवस्था को क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये क्षमता निर्माण आयोग जो है इसके बारे में याद रखेंगे 2021 में इसका गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, अपने प्रकार का ऐसा आयोग है जो भारत में अभी तक देखने को नहीं मिला और 2021 में इस आयोग का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और ये आयोग जो है ये मंत्रालयों प्लस एजेंसी जितनी भी होती है सभी प्लस जो विभाग है इन सभी में जो कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, दक्षता निर्माण के लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो योजनाएं बनाई जाती है उन योजनाओं में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्षमता निर्माण आयोग। उसमें सलाह देता है, उसको बनाने में सहायता करता है। तो क्षमता निर्माण आयोग का मुख्य काम क्या है? मंत्रालयों, एजेंसी और विभागों में जो कर्मचारी उनकी दक्षता में वृद्धि करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, क्षमता निर्माण संबंधी योजनाएं बनाई जाती हैं और योजनाओं को बनाने में सहायता करने के लिए ये आयोग 2021 में बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए, उनमें क्षमता के विकास के लिए ये एक इंपॉर्टेंट आयोग है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके माध्यम से यहाँ देखिए कि भले ही वो हम बात करें केंद्र स्तर के हों, प्लस राज्य स्तर के हों, या प्लस स्थानीय स्तर के हों। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी में ये कहीं ना कहीं क्षमता निर्माण का काम करने वाला है। और साथ ही साथ ये निजी क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। निजी क्षेत्र के जो लोग होंगे उनमें भी दक्षता वृद्धि के लिए, क्षमता निर्माण के लिए काम करने वाला है। साथ ही साथ जो सिविल सर्वेंट है हमारे देश में, तो सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए जो भी एक ढांचा तैयार होगा, उस संस्थागत ढांचे के विकास के लिए एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है क्षमता निर्माण आयोग को, जो 2021 में गठित किया गया था। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजित किया गया था दिल्ली में, वो किसके मेजबानी में किया गया था? तो क्षमता निर्माण आयोग ने उसकी मेजबानी की थी, जिसका गठन 2021 में किया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों मिशन कर्मयोगी की या आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की। यहां से एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर देखें मिशन कर्मयोगी के बारे में, तो मिशन कर्मयोगी एक इंपॉर्टेंट पहल रही है और इसे 2 सितंबर 2020 को जो मंत्रालय की बैठक हुई थी, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनका सभी का जो बैठक हुआ था, उस बैठक के बाद जो बैठक मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी, तो मोदी जी की अध्यक्षता में इसको मंजूरी दी गई थी। क्लियर? किसकी अध्यक्षता में? मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 2 सितंबर 2020 को ये जो मिशन कर्मयोगी है इसको अनुमति दी गई थी। और ये भारत में जो सिविल सेवक हैं उनमें क्षमता निर्माण विकास कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये क्या है? सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण विकास कार्यक्रम। क्लियर? इस तौर पर इसे देखा जा रहा है और इसी के तहत व्यवस्था की गई है किसकी? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की। अब ये क्षमता निर्माण विकास कार्यक्रम क्यों? ताकि जो सिविल सेवक हैं उनमें तकनीकी कौशल बढ़े, उनमें रचनात्मकता, उनमें सृजनात्मकता, उनमें कहीं ना कहीं नवाचारी व्यवस्था जो है, प्रगतिशील विचार जो है वो उनमें समावेश हो। इसलिए कहीं ना कहीं मिशन कर्मयोगी का प्रारंभ किया गया, इसको मंजूरी दी गई 2 सितंबर 2020 को। और इसी के तहत आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म सामने आता है। ये एक प्रकार का ऑनलाइन शिक्षण मंच है, याद रखिएगा, ऑनलाइन शिक्षण मंच है। अब सबको पता है कि अगर हम सिविल सेवकों की बात करें तो इन्हें कितने सारे काम करने होते हैं, जिनके पास ऑफलाइन किसी भी व्यवस्था से जुड़ने का समय नहीं होता। तो ऐसे में इनके लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच के तौर पर आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। ये सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का काम करता है, याद रखिएगा, सभी सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन प्रशिक्षण का काम करता है। सभी लोग यहां पर आके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इसके उपयोगकर्ता 2 करोड़ से ज्यादा है हमारे देश में। 2 करोड़ से ज्यादा इसके उपयोगकर्ता कहीं भी, कभी भी और किसी भी उपकरण के माध्यम से इस पर अध्ययन कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त होता है जो किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं होता। तो एक प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच के तौर पर आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और इसे मंजूरी दी गई थी 2 सितंबर 2020 को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रालय की बैठक के बाद, जो कि मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो ये एक अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। हम मोदी जी ने इस समय एक और चीज की बात की थी, किसकी? स्वच्छ भारत मिशन की। तो स्वच्छ भारत मिशन एक जन क्रांति के तौर पर शुरू किया, एक जन आंदोलन के तौर पर शुरू किया और कहीं ना कहीं इसे सार्वभौमिक स्वच्छता मिशन के तौर पर, सार्वभौमिक स्वच्छता मिशन के तौर पर इसे देखा गया। अगर हम बात करें इस मिशन की तो 2 अक्टूबर 2014 से इसका प्रारंभ किया था और टारगेट था 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता के आदर्श को, स्थिति को प्राप्त कर लेना। और कहीं ना कहीं इसमें हम बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। क्लियर? स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो यहां पर पहले कोई बात करने को तैयार नहीं होता था। शौचालय की बात की, शौचालय को लेकर अगर आप पहले बात करते थे लोग हंसते थे, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने अपना प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल शुरू किया और पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया, तभी उन्होंने देश को स्वच्छता के लिए तैयार होने की बात की, स्वच्छता को कहीं ना कहीं आंदोलन के तौर पर ले जाने की बात की। और निसंदेह उसके बाद गांधी जयंती के अवसर पर इसको शुरू किया गया, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता पर बहुत ज्यादा बल देते थे। बराबर? तो स्वच्छता के इंपॉर्टेंस को यहाँ पर रेखांकित किया गया कि किस प्रकार से अगर एफडीआई आना है तो स्वच्छता जरूरी है, स्वास्थ्य बजट को कम करना है तो स्वच्छता जरूरी है, अगर एक पोषित समाज तैयार करना है तो स्वच्छता जरूरी है,
और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना है तो स्वच्छता जरूरी है। अगर हम शास्त्रों के तहत देखें तो लक्ष्मी वहीं पर वास करती है, सरस्वती वहीं पर वास करती है जहां पर स्वच्छता होती है। इन सभी चीजों के तहत स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया गया, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की बात की गई और एक जन आंदोलन के तौर पर बोल सकते सार्वभौमिक स्वच्छता के लिए स्वच्छता आंदोलन की, स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसे दो फेज में आप लोग देखते हैं, दो फेज में देखते हैं, एक ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन देखते हैं और एक शहरी स्वच्छ भारत मिशन देखते हैं। अब इसके लिए 1,41,000 करोड़ का बजट तैयार किया गया। इतना बजट यहां पर तैयार किया गया स्वच्छता के लिए और दो फेज में हम देखें तो ग्रामीण और शहरी दो चीज के लिए यहां पर स्वच्छ भारत मिशन चालू किया। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन की तो ये जल शक्ति मंत्रालय, याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय, और यहां हम बात करें शहरी स्वच्छता मिशन की तो यहां पर आवास प्लस शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें इसमें दोस्तों तो याद रखिएगा ग्रामीण स्तर पर यहां पर शौच मुक्त ग्रामीण भारत यहां पर लक्ष्य रखा गया था और कहीं ना कहीं इसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की गई। इसके तहत लगभग 38.7% स्वच्छता कवरेज गांवों में पाया गया और एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। इस पूरे स्थिति में प्रथम चरण की हम बात करें तो 38.7% स्वच्छता कवरेज के साथ देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा गांव ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। साथ ही साथ यहां पर लगभग 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण करवाया गया, क्योंकि उद्देश्य ये था कि ग्रामीण भारत को शौच मुक्त करवाना है और इस उद्देश्य के तहत ये बड़े पैमाने पर शौचालय का निर्माण करवाया गया, जागरूकता फैलाई गई। अगर शहर में देखें दोस्तों तो शहरों में भी इसका पहला चरण जो है वो आता है। गांव में इसका पहला चरण कब आया था? 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। और शहरों में भी पहला चरण कब आता है? 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक आता है। ठीक है, पहले चरण में शहरों में भी टारगेट ऐसे रखे गए थे। शहरों में टारगेट रखा गया था कि जो खुले में शौच है, खुले में शौच मुक्त होगा। दूसरा बोला कि जो हाथ से मैला उठाने की जो प्रथा है उस प्रथा को समाप्त करेंगे। तीसरा लक्ष्य रखा गया था कि जो बोल सकते हैं कि आपकी जो क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो हम बोलते हैं नगर पालिका होती है, नगर पालिका जो है का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये एक टारगेट रखा गया। फिर रखा गया कि इसके तहत जो भी गंदे टॉयलेट्स होते थे, है ना, गंदे शौचालय जो थे इनको फ्लश शौचालय में बदलने का। तो ये इंपॉर्टेंट लक्ष्य रखे गए थे। पूरे शहरों में इस व्यवस्था को बहुत बड़े स्तर पर फैलाया गया और कहीं ना कहीं काफी हद तक शहरों में भी इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। तो एक तरफ ग्रामीण स्वच्छता मिशन, दूसरी तरफ शहरी स्वच्छता मिशन लाए गए। दोनों 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक लॉन्च किए गए। एक तरफ आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, एक तरफ जल शक्ति मंत्रालय है और इसके तहत बहुत बड़ी सफलता रखी। बाद में हम देखें तो इसका दूसरा चरण शुरू किया गया। दूसरा चरण गांव में देखें तो 2019 से 2024 के बीच में गांव में दूसरा चरण चलता है। और अगर शहरों में देखें तो 2021-22 का जो बजट रहा, इस बजट में शहरी स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू किया गया और 2021 से लेकर 2026 तक शहरों में स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण चल रहा है। अब यहां पर टारगेट में थोड़ा सा बदलाव किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पर बोला गया कि जो धूसर जल होता है, गंदा मैला जल होता है, उसका प्रबंधन किया जाएगा। जो अपघटित अवशिष्ट होता है ठोस, जैसे कि जानवर मर जाते हैं, उन जानवरों के अवशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। इसमें यह बोला गया कि जो मलयुक्त कीचड़ होता है उस कीचड़ का प्रबंधन किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्लास्टिक है उसका प्रबंधन करने की बात ग्रामीण क्षेत्र में रखी। अगर शहरी क्षेत्रों में जाएं तो शहरी क्षेत्रों में जो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण आया उसमें इन्होंने क्या किया, सिंगल यूज प्लास्टिक को अटैक किया, सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करना पड़ेगा। सेकंड बोला गया कि जो भी आपका विध्वंसकारी
निर्माणकारी अपशिष्ट होता है उस अवशिष्ट को ठिकाने लगाया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह बोला गया कि वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और चौथे नंबर पर टारगेट रखा गया कि जो कचरे के स्रोत होते हैं, अपशिष्ट का जो स्रोत होता है वहीं पर उसको पृथक्करण किया जाए। जैसे इंदौर में होता है गीला कचरा अलग करना और सूखा कचरा अलग करना। तो ये व्यवस्था शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत रखा गया था। ये सभी चीजों को आपको नोट करनी है कि अगर एग्जाम में आता है इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चरण में क्या टारगेट थे, और सेकंड चरण का एक और इंपॉर्टेंट टारगेट क्या था कि जो गंदा जल स्रोतों में मिलता है उसको वहां मिलने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और दूसरी बात है उसका पुनर्प्रयोग करने का भी इंतजाम किया जाएगा। तो ये सभी चीजें स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर अपनाई गई थी शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो स्वच्छ भारत मिशन में आपने देखा कि कैसे इसको जन आंदोलन के तौर पर चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्था के तहत अलग अलग मंत्रालयों के अधीन चलाया जा रहा है। इसका सेकंड फेज अभी चल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक और शहरी क्षेत्रों में 2026 तक होने वाला है, और इसके तहत अलग अलग टारगेट के तहत काम कर रहे हैं। बराबर। स्वच्छ भारत मिशन जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं गांधी जी का एक सपना सा रहा है, जिसको मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से लॉन्च कर दिया। और आज हम भारत में जब देखते हैं तो कई शहर जो हैं वो स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें इंदौर ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। लगातार 6 बार इंदौर जो है वो स्वच्छ भारत की दृष्टि से भारत का नंबर 1 शहर आया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई शहर नियमित इस प्रकार की व्यवस्था पर जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर आप स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं तो इसमें आप केवल सरकार के लिए, नगर निगम के लिए, नगर पालिकाओं के ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं देखते हैं। सरकार की जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जो है वो बिना जन सहयोग के नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जब तक जनता इसमें सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा, और हमारे देश में जनता के द्वारा इसको बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया जा रहा है। लोग स्वच्छता की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और अब आदत हो गई है कि आप कहीं भी कचरा नहीं फेंकते हैं, बल्कि डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए बहुत बड़ी बात है। और जरूरत यह है कि जो यहाँ वहां थूकने वाले, विशेष तौर पर गुटखा और आदि खाकर थूकने वाले हैं, उनको और जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि एक ये बात है, खासकर इंदौर के संदर्भ में देख रहा हूं तो जगह जगह पर थूक देते हैं। और ये दीवारें लाल कर देना, भाई जो दीवारें पेंट हो रही हैं, गवर्नमेंट पेंट करवा रही है, वो आप ही के पैसे से हो रहा है, जनता के पैसे से हो रहा है। तो क्यों उस पर थूक कर उसको खराब करना चाहते हो? अगर आप गाड़ी सिग्नल रोकते हो, अब सिग्नल पर गाड़ी रुकी है तो गुटखा खा के आप चाय जहाँ थूक रहे हो, पूरा सिग्नल की जगह पर सड़क लाल कर देते हो, ये बहुत बेकार चीज है। तो गुटखा खा के आप खुद को भी बर्बाद कर रहे हो, परिवार को भी बर्बाद कर रहे हो। थर्ड नंबर पर यह भी बात है कि जहां पर भी आप रुकते हो उस जगह को लाल कर देते हो, तो वो कलर भी बर्बाद करते हो। तो ये सही नहीं है। अगर स्वच्छ भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये गुटखा खाने वालों को भी समझना होगा कि जहां तहां ना थूके, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं अमृत सरोवर की। जब हम अमृत सरोवर की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये एक मिशन है, एक योजना है, जो 24 अप्रैल को 2022 को लॉन्च किया गया था। और इसके लॉन्च करने के पीछे कारण है कि देश में जल के स्रोतों को स्थापित किया जाए और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी का दौर है, और भारत में भीषण गर्मी के दौर में जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पर जो जल स्रोत हैं वो जल स्रोत में विशेष तौर पर मैं बात करूं तालाबों की, तो वो सूख जाते हैं। और तालाबों में अगर देखें तो सूखने की समस्या, और ये सूखते हैं तो भूमि का जल स्तर भी क्या होता जाता है, नीचे उतरता जाता है। और इससे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में इसमें बहुत बड़े स्तर पर जल समस्या का सामना करते हैं लोग। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने अमृत सरोवर को लॉन्च किया, और इसके तहत बोला गया कि भारत के प्रत्येक जिले में 75 तालाब जो होंगे वो बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाएंगे, जिसके माध्यम से वहां की जल समस्या का समाधान होगा। और न केवल जल समस्या का समाधान होगा, इनसे उस क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि योजना है भारत सरकार की जल की समस्या का निदान करने के लिए, अमृत सरोवर योजना। क्लियर। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।